अस्सलाम वालेकुम, आलिया जमशेद आज शाम की बैठक में आपके साथ। शाम का वक्त वो होता है जो बहुत ही सुहाना होता है, सूरज गुरूब हो जाता है और खूबसूरत से रंग जो है आसमान पर फैल जाते हैं। आसमान पर जब खूबसूरत से रंग फैलते हैं तो बहुत सी आवाज़ें आपके कानों पे टकराती हैं, यानी कि आपके घर जब आप एंटर होते हैं, आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपकी माँ, आपकी बहनें सब आपका इंतज़ार कर रही होती हैं और वो रंग आपको बहुत खूबसूरत और सुहाना लगता है। बिल्कुल जी, आज हम आपको बताते जाएँ कि मेरा शो, मॉर्निंग शो जो था सुबह की बैठक, उसको लोगों ने इतनी दुआएं दी। जो आता था वो कहता था आपका शो इतना चलेगा, इतना चलेगा, इतना चलेगा। मैं पूछती थी कहाँ तक चलेगा, तो आप देख लेंगे जी, सुबह से मैं शाम तक आ गई तो मेरे शो का नाम हो गया शाम की बैठक। ये होती हैं लोगों की दुआएं जो आपके साथ होती हैं कि आप अपने शो को जारी रखते हैं। किसी की नज़र लगे, किसी का हसद लगे, किसी की बुराई लगे, कुछ भी लगे, मगर आप अपने शो को कंटिन्यू करते हैं, चाहे आप सुबह करें या शाम को करें। शो होता है, उसको शो कहते हैं। इसीलिए शाम की बैठक में आलिया जमशेद आपको वेलकम करती हैं और इस खूबसूरत से प्रोग्राम में आपको कहूँगी कि बहुत सारे लोग शाम का वक्त बहुत ज़ाया करते हैं। क्यों करते हैं? या तो वो अपने मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं और फजूल की रील्स देखते हैं, फजूल की बातें देखते हैं। जबकि आप जब अपनी फैमिली में आते हैं तो आप अपनी फैमिली को अगर टाइम दें तो आपकी शाम बहुत खूबसूरत हो जाएगी। अपनों के साथ बैठकर जब आप बातें करते हैं वो रियल होती हैं और जो हम मोबाइल में रील्स देखते हैं वो सारी फेक होती हैं। पूछेंगे अपने मेहमानों से। और शाम के वक्त आज हम जब यहाँ पर शामिल हैं 5 से 6 बजे तक आपके साथ हुआ करूँगी, पीठ से जुमे तक, और हमारा आपका साथ इसी तरह चलता रहेगा जैसे पहले चल रहा था। इस टाइम अब ये है कि थोड़ा सा इजाफा हो गया, थोड़ा मेरा खर्चा वध गया। थोड़ा खर्चा की वधिया वो वधिया है कि जी हुण मन चाह भी मंगानी पेगी, निम्को भी मंगानी पेगी, चिप्स भी मंगानी है और नाल बिस्किट भी मंगाने पैणगे। और जब मैं बिस्किट मंगवाऊंगी तो एक और ख़ास फरमाइश है मुझे किसी की, वो भी मंगवानी पड़ेगी। तो यानी कि खर्चा मेरा डबल हो गया। लोग समझते थे कि शायद मैं टूट जाऊंगी, मैं टूटी नहीं बल्कि बिस्कुट लेकर आऊंगी साबुत और इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाऊंगी। जब प्रोग्राम खूबसूरत होता है तो खूबसूरत से मेहमान भी होते हैं। हमारे साथ खूबसूरत से ही मेहमान हैं। हमारे साथ हैं सुहेल खुर्रम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। बहुत सारे दिनों के बाद। एक्चुअली हमारा ताल्लुक 2010 से है। हम लोग रेडियो से ताल्लुक़ रखते थे, दोनों आरजे थे, वहाँ पर हमारी मुलाकात होती थी। उसके बाद सुहेल अपनी राह को निकल गए, मैं अपनी राह को निकल गई और फिर यही हुआ कि आज हम फिर टकरा गए। वो कहते हैं दुनिया बहुत छोटी है जी, क्या कहते हैं? दुनिया गोल है ना, गोल है और छोटी है। ये हम कहते हैं कि बहुत बड़ी है, मगर जब आप आसमान पर जाते हैं तो आपको छोटी नजर आती है। ऐसा ही है, तो आदमी घूम फिर कर फिर वापस वहीं आ जाता है। बिल्कुल। और अगर आपका ताल्लुक अच्छा रहा होता है तो फिर आप मिलते हैं। बेशक। अगर आपके ताल्लुक में ज़रा सी भी दरार आ जाए, हाय, फिर नहीं, क्या कहते हैं, फिर मुश्किल है। फिर मुश्किल। अच्छा जी, खुर्रम की एक खासियत ये बताऊं कि ये बहुत सारी ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जो हर इंसान नहीं कर सकता। मतलब कि अगर मुझे कहा जाए कि आप फिल्मों के हवाले से बात करें, मैं तो सिर्फ फिल्म वेखण जानी है, उत्थे पॉपकॉर्न खाण जानी है, तो कॉफ़ी पीण जानी है, अदरवाइज होर मन कोई काम नहीं होता। आप क्या कहते हैं, ऐसा ही है? अब फिल्म देखने का असल तकाजा तो यही है जो आप पूरा करते हैं। लेकिन हमारा चूँकि वो काम है तो हम खा पी नहीं सकते, हम उसको बहुत गौर से देखना होता है क्योंकि वो काम है। अच्छा, हमारे साथ एक और मेहमान है। हम जब सुबह शाम की बैठक में जब उनको मिलाएंगे तो हमारी बैठक खूबसूरत हो जाएगी। अच्छा जी, हमारे साथ हैं बड़ी खूबसूरत सी छोटी सी, जब वो एंटर हुई तो मैं कोई इतनी सी उम्र में भी डॉक्टर बन जाते हैं। डॉक्टर बनने के बाद आप स्पेशलिस्ट भी हो गई किस चीज़ में, स्किन में, तो मैं बड़ी हैरान हूँ। अस्सलाम वालेकुम फौजिया, कैसी हैं? मैं तो माशाल्लाह से हट्टी कट्टी हूँ, आप बताएं कैसी हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप लोगों को बताएंगे कि आपको पता है कि इनका काम बड़ा मुश्किल था और आप सब जानते हैं कि जब मुश्किल काम आता है तो आलिया जमशेद नहीं बोलती, फिर मेहमान खुद बोलता है। तो आप बताएंगी अपने बारे में। अच्छा, माई सेल्फ डॉक्टर फौजिया आरिफ एंड माई सेल्फ एस्थेटिक फिजिशियन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। लाइक स्किन ट्रीटमेंट करना, मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं स्किन के जो हमारी फीमेल्स जो है इसको फेस कर रही होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनको एक्नॉलेज नहीं होती या उनको सही कोई गाइड नहीं कर पाता है या उनको कोई अवेयरनेस नहीं दे पाता। तो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास तो हम उनको सही गाइड करते हैं, सही अवेयरनेस देते हैं कि वो घर में रह के भी कैसे अपनी स्किन की प्रोटेक्शन कर सकती हैं और क्योर कर सकते हैं। अच्छा, मैंने देखा बाज़ औरतें जो है ना वो अपने आप को छोड़ देती हैं, मतलब कि वो अपनी केयर नहीं कर पा रही होती। जबकि ऐसा नहीं होता, जब तक आप कोई वर्किंग वूमेन नहीं होंगी तो अपने आप को ग्रूम करेंगी।
आई थिंक घर वाली औरतों को भी अपने आप को ग्रूम रखना एग्जैक्टली चाहिए। बिल्कुल, उनको ज़्यादा करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि वजह? देखिए उनका बेसिकली उनका घर में बहुत ज़्यादा रुझान होता है, किचन में जाना और बच्चों को देखना, मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी, तो उसमें उनको अपना ख्याल भी ज़्यादा रखना चाहिए। बिकॉज वो अपना ख्याल रखेंगी, अगर वो गुड लुकिंग लगेंगी तो उनके अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा ना। और फिर आजकल तो बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स को लाइक यंग देखना चाहते हैं, खूबसूरत देखना चाहते हैं, तो उनको ज़्यादा अपने आप को जो है अगर वो जो मेरे रखना वर्गी चाहिए। कोजी होवे ना वो सही ना हो मतलब नहीं कि, नहीं, आप माशाल्लाह बहुत प्यारी आ रही यही है। सुनना था बस, मेरे पैसे पूरे हो गए, खुरम क्या बात है। मतलब अगर मैं घरेलू औरत होती हूँ माशाल्लाह से, ये नहीं कि मैं नहीं हूँ, माशाल्लाह फैमिली है, पर जब मैं काम जब छोड़ देती हूँ, टीवी एक्टर भी हूँ Yes. मैं, रेडियो आरजे भी जी, हूँ, जी। ये भी होस्टिंग भी है, जब मैं छोड़ देती हूँ बहुत डल हो जाती हूँ। फिर मेरे बच्चे मुझे कहते हैं, आजकल के बच्चे माशाल्लाह से इतने अक्लमंद Exactly, हैं बिल्कुल, कि वो बिल्कुल। खुद समझाते हैं माँ बाप को कि ये आपने अपनी हालत क्या क्या बनाई बना हुई रही है, है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। ऐसे ही होना चाहिए। तो वर्किंग वुमेन के अलावा घर वाली वुमेन्स को भी, और हाँ, ख़ास तौर पे बिल्कुल। ये जब शाम होती है, ये सुहाना सा जब रंग आता है आसमान पर, बहुत खूबसूरत लगता है। तो इस टाइम तो औरत को वैसे भी सज संवर जाना चाहिए, जबकि उनके हस्बैंड जब घर आने होते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। तो उनको आप अच्छा जा मुंह विखाओ कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, अंदर वाड़ दे के चलो भाई कोई ढंग दी चीज़ आई। वरना ऑफिसेज में आजकल औरतें तो बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं, कल को आपके मियाँ कहीं और नज़र डालने लग जाए तो आपको गुस्सा चढ़ने लग जाए आमी, तो वो फिर बुरी बात देखिए है। एक अगर आप हाउसवाइफ को देखेंगी तो लाइक हस्बैंड उसको अपनी वाइफ प्रॉपर कंप्लीट चाहिए, यंग भी चाहिए, खूबसूरत भी चाहिए, काम में भी एक्टिव हो, सपोर्ट भी करे, हर चीज़ के हिसाब से हस्बैंड को पूरी, ऑनेस्ट स्पीकिंग के हस्बैंड को अपनी वाइफ ऐसी ही चाहिए होती है। मैं सबको यही बोलती हूँ कि भाई अपना ख्याल रखना चाहिए ज़रूरी, और वैसे भी आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। जब अल्लाह ताला ने आपको इतने अच्छे फीचर्स दिए हैं, इतनी अच्छी खूबसूरती दी है, तो उसको उसका ख्याल रखना चाहिए, आपको और खूबसूरत बनना चाहिए, लगना चाहिए, क्योंकि वो आपका हक है, आपका राइट है, ये आपके राइट्स हैं, जो कि बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारी फीमेल्स अपने आप को छोड़ देती हैं। तो छोड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। आप अगर कहीं क्लिनिक पे विज़िट नहीं कर सकते हो या कुछ नहीं ट्रीटमेंट ले सकते हो, तो हम प्रोडक्ट्स रेकमेंड करते हैं, आप हाउस में घर में रह के भी आप केयर कर सकते हो। चलें इस बात पे हम ठीक है? ना मज़ीद बात करेंगे sure. आपसे, और लोगों को बताएंगे कि जो घर में फीमेल्स होती हैं जो नहीं जा पाती हैं पार्लर। अच्छा, मुझे भी बहुत उलझन होती है, मैं सही बताऊं, मैंने हर ट्रीटमेंट अपनी घर पे ही, चाहे मुझे बालों की कोई ट्रीटमेंट करवानी है, फेस की करवानी है, मैंने ऐसे वो रखे हुए जो घर पे आके मेरी ट्रीटमेंट करते हैं। खुरम आपकी तरफ चलते हैं। आज आपको मैं कल देख रही थी एक शो कि आप फिल्म के हवाले से बहुत माशाल्लाह से आप नॉलेज रखते हैं। क्या देख रहे हैं सिनेमा, क्या देख रहे हैं पहले के सिनेमाज और अब के सिनेमाज में फ़र्क क्या देख रहे हैं, फिल्मों में क्या फ़र्क देख रहे हैं, जो मेन चीज़ है हमारी इशू है? पाकिस्तान में तो देखें सिनेमा डिक्लाइन पर है, और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ईद कुछ फिल्में आ जाती हैं और सिर्फ उन फिल्मों की बेस पर कोई फिल्म इंडस्ट्री चल नहीं सकती। जब तक बाकायदगी से फिल्में रिलीज़ नहीं होंगी, बनेंगी नहीं, तो सिनेमा इंडस्ट्री को फ़रोग नहीं मिलेगा। लेकिन बदनसीबी से पिछले 1-2 डेकेड से हम इस प्रॉब्लम का शिकार हैं। अब थोड़ा सा अभी हम देख रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, कुछ फंड्स दिए हैं, वहाँ कुछ फिल्में अब गवर्नमेंट की सरपरस्ती में बनना शुरू हुई हैं। अगर ये सारे सूबों में हो गया और गवर्नमेंट की सरपरस्ती रही हुकूमत की, तो शायद कुछ बात बन जाए। अच्छा, आपकी बात टोकूंगी, जब हम बचपन में देखते थे जब भी पंजाब की फिल्में जी ज़्यादा होती थी, जी। कराची में बहुत कम जी। बनती थी। अच्छा, जो कराची में फिल्म बनती थी वो फेल हो जाती थी, जी आपने ये नोट किया जी। होगा, और उस वहाँ की फिल्में जो थी वो हिट होती थी, चाहे वो उर्दू हो चाहे वो पंजाबी हो, जी। वो चल जाती थी। जी। इस वजह से पंजाब में या तो ज़राए बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वो फिल्में, मतलब कि आपके पास ये समझ लोकेशंस जी नहीं, अभी तो कराची के पास है कुछ अरसे से ये क्राइटेरिया। कराची की फिल्में बॉक्स ऑफिस पे अच्छा बिजनेस कर रही हैं और ज़्यादा आगे हैं जो थोड़ी बहुत बन रही हैं उसमें। लेकिन ये है कि हाँ, ये माजी में बिल्कुल ऐसा रहा है, बल्कि अभी माजी करीब की अगर हम मिसाल लें तो दी लेजेंड ऑफ मौला जट, जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे महंगी फिल्म बनी और सबसे ज़्यादा बिजनेस उसने 500 करोड़ किए वर्ल्ड वाइड, तो वो लाहौर बेस्ड थी और पंजाबी फिल्म थी। अच्छा, और मुझे अभी भी ना कुछ चीज़ों से ऑब्जेक्शन है। आपने पहले देखा होगा जो फिल्म के एक्टर होते थे वो मखसूस होते थे, जी वो सिर्फ फिल्म के पर्दे जी पे नज़र आते थे, जी और ड्रामे के जो एक्टर थे वो सिर्फ आपको ड्रामों में नज़र आते जी। थे। कमर्शियल वो अननोन शक्लें होती थी, ये मैंने जो नोट किया था। अब आपको हर जगह पे वही शक्लें नज़र आ रही हैं।
जिसकी वजह से वो रुझान जो है ना, जो फिल्म का पर्दे का जो रुझान था वो खत्म हो गया। मेरी सोच ये है, आप क्या कहते हैं? मेरी भी ये राय है, और बल्कि मैं तो बारहा इस बात पर जोर देता हूँ कि हमारे पास अब अगर फिल्म इंडस्ट्री में देखा जाए तो एक दो इक्का दुक्का अदाकार ऐसे बचे हैं जिन्हें हम फिल्म स्टार कह सकते हैं। जैसे शान फिल्म स्टार है, वो शान ड्रामों में नजर नहीं आएगा आपको, और उसने अगर वो चाहता तो वो ड्रामों में काम कर सकता था, पड़ोसी मुल्क जाके भी फिल्मों में काम कर सकता था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को समझा और इस फिल्म स्टार होने की कीमत अदा की उन्होंने। पाकिस्तानी फिल्म स्टार, पाकिस्तानी फिल्म स्टार, क्योंकि उन्होंने इधर उधर कभी वो नहीं किया। अच्छा, हमारे नदीम साहब भी, हाँ, लेकिन नदीम साहब ड्रामों में भी काम कर रहे हैं। अच्छा, तो इसलिए वो अब मैं नहीं कहूँगा वो फिल्म के स्टार हैं खाली। तो मुझे ना इसलिए लग रहा है कि पर्दे पे जो ज़्यादातर लोग नहीं देख रहे वो इसी वजह, क्योंकि मैं खुद एक एक्टर हूँ और जब मैं व्यूवर्स बनती हूँ, व्यूज़ होती हूँ, मतलब कि मैं फिल्म देखने जाती हूँ, तो मुझे यकीन माने आप सोच नहीं सकते मैं पता है किस तरह बैठी होती हूँ। मैं जैसे घर में आम नहीं बैठे होते बंदा, मतलब पर्दे पे फिल्म चल रही है और आपका फोकस नहीं है उस तरफ, आपका फोकस कहाँ है, यूँ, मतलब वो इस वजह से, क्योंकि हम खुद ड्रामा एक्टर हैं, हमें पता है ये एक्टर कहाँ पर हमें मिला, ये एक्टर क्या कर रहा था। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, पर क्या कि पर्दे में ना हमें एक अलग चीज़ चाहिए, अलग दुनिया चाहिए, जिससे हमारा सिनेमा जो है वो आगे बढ़ेगा। असल में जो चेहरे आपको घर बैठे मुफ्त में दस्तयाब हैं देखने के लिए, उन्हें आप 1500 रुपये का टिकट खरीद के क्यों जाएंगे देखने? क्या कशिश होगी उस चेहरे में, उस अदाकारी में? तो यही वजह थी, फिल्म का मीडियम हमेशा से अलग रहा, क्योंकि फिल्म की दुनिया हमारी दुनिया से, चाहे वो ड्रामे की दुनिया हो चाहे हमारी हकीकी दुनिया, उससे अलग दुनिया थी, एक फैंटेसी वर्ल्ड है वो। तो उस फैंटेसी वर्ल्ड को इन्होंने ड्रामा वर्ल्ड में बदल दिया हमारी इंडस्ट्री, तभी वो इंडस्ट्री ख़राब हुई है। और हमारी इंडस्ट्री के डूबने की जो वजह है, उसकी एक बड़ी वजह यही है कि ये इम्तियाज़ इन्होंने ख़त्म कर दिया। अच्छा, आप ये देखें कि जो फिल्म बना रहे हैं उनका, वैसे तो कह देते हैं इतने करोड़ों की फिल्म है जी, जब हम व्यूवर्स नहीं मान रहे इस बात को कि वो करोड़ों की फिल्म है, वो फिर करोड़ों कहाँ से कमा रहे हैं? मतलब कि आप फिल्म देखने जाते हैं, इतना मतलब पता चल रहा है आपको। मैं आपको बताऊं कि मैं प्रोडक्शन में भी रही हूँ, मुझे पता है कि हमने ये लोकेशन ली है, ये कितने में आपको मिली होगी, अगर आपने ये आर्टिस्ट लिया है आपको कितने में मिला होगा। जब आपके पास ओवरऑल सारा शेड्यूल होता है हर चीज़ का, तो वो म्यार गिर जाता है। बिल्कुल सही। तो फिर कैसे लोग बता देते हैं कि जी वो इतनी महंगी फिल्में बना रहे हैं और उसने इतने करोड़ों का बिजनेस किया है? आई थिंक मेरा दिमाग नहीं मानता इस बात। मैंने इस पर एक डॉन के लिए स्टोरी भी की थी और बहुत तफसील से उसमें ये बताया था कि ये जाली बॉक्स ऑफिस का धंधा शुरू किया हुआ है इन्होंने, और ये प्रोड्यूसर्स को फांसने का एक तरीका है कि आप जाली बॉक्स ऑफिस दिखाएं कि देखें जी मेरी फिल्म इतना कमा रही है, और फिर आप जाएं और लोगों को कहें जी आएँ जी आप इन्वेस्ट करें, और वो इन्वेस्ट करेगा और वो पैसे उसके डूब जाएंगे। ये इंडस्ट्री जो मरने के दम तक पहुंची है, उसके पीछे ये सारी वजूहात हैं। यानी मैं नाम लिए बगैर अगर आपको बताऊं तो एक फिल्म मेकर अभी भी ऐसा है जिसने 8 फिल्में बनाई हैं अब तक 4 साल में, और सारी फ्लॉप है, और हर एक का वो बिजनेस बेहतरीन दिखाता है, हर एक की वो बात करता है, मीडिया को वो पीआर एजेंसीज को हायर कर लेते हैं, वो सारा कुछ अच्छा दिखाती हैं, और वो मुसलसल अपनी दिहाड़ियां लगा रहा है, लेकिन फिल्में उसकी फ्लॉप हैं। वो फिल्में भी नहीं है, टेली फिल्में, क्योंकि एक्चुअली लोग जो हैं उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है। जो आम पब्लिक को हम देखते हैं जो मीडिया से ताल्लुक नहीं रखती हैं, वो इतने एजुकेटेड नहीं है मीडिया के हवाले से कि उनको पता चले कि ये जो बात आ रही है ये सच है, कितने परसेंट सच है, कितने परसेंट झूठ है ना। तो इस वजह से लोग समझते हैं वाकई, और खबरों में भी आ रहा है, जिस चैनल की वो फिल्म होती है वो उसमें तो उसको चढ़ा देते हैं, इतना चढ़ा देते हैं, दिल करता है ऊपर से धक्का मारूं मैं, अल्लाह दी कसम मेरा दिल इंज ही करता है डॉक्टर साहब वाल आने, क्योंकि बड़ा फिटे मुंह बड़ा बन जाता है, घर रिश्ते पूछने आना। अच्छा, जो औरतें घर पर होती हैं वो, अच्छा कुछ लोग इतना एक्सपेंस नहीं उठा सकती हैं, अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, तो मुझे ये बताएं कि उन औरतों के लिए कुछ अच्छी सी कोई रेसिपी दस दियो, छोटी जी, इंग्लिश ही नहीं उर्दू ही दस देना, सही है? तो दस दियो ज़रा। अच्छा देखिए, जो फीमेल्स घर में रहती हैं तो उनके लिए बेस्ट है, जैसे मेरा ग्रीन जूस बहुत ज़्यादा मतलब कि रनिंग में है।
समझें कि ग्रीन जूस पीने वाला है, ग्रीन जूस पीने वाला आपको ला के यहाँ रखना चाहिए था, मैं जब पीती तो आपको बताती कि सही है कि नहीं है। श्योर, नेक्स्ट टाइम आपके लिए बिल्कुल लेकर आ जाऊंगी। ग्रीन जूस होम रेमेडी है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। सही। मेरे मल्टीपल पेशेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह वो पीते हैं और उसके रिव्यूज बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आप रेसिपी तो नहीं बताएंगे क्योंकि आपड़ा धंधा ते नहीं खराब करना तो नहीं नहीं, बिल्कुल मैं बताऊंगी। मैं ये भी अच्छा, आप recipe ये देखिए, बताऊंगी। मैंने फौजिया से नहीं पूछा फौजिया आपको पंजाबी समझ आती है कि नहीं आती है, पर फौजिया मेरी पंजाबी को समझ रही है और हंस रही है, एक कैसी चंगी गल है। हाँ, आई एम ऑल्सो बिलोंग इन लाइक लाहौर, मैं लाहौर अच्छा। से बिलोंग करती हूँ। माशाल्लाह। तो लेकिन ये कि मेरा पूरा बचपन मेरा यहाँ कराची में ही गुजरा है। आपको तो मैं बताऊं, एक्चुअली सेम टू यू, कि मेरा बचपन क्या, मेरी जवानी क्या, मेरा बुढ़ापा सब पैदा यहीं हुए हैं। और पंजाब से बस ये है कि जाना आना ज़रूर होता है, पर कोई वो नहीं है। लाहौर में मतलब फैमिलियां जब पाकिस्तान हिजरत करके आई तो फैल गई थी जी वो, जी ऐसे ही है। तो जी, वो जी। इस तरह से हमारा ताल्लुक उससे है। मैं खुद बेसिकली कराची से हूँ, पर एक मोहब्बत थी मुझे अपनी ज़ुबान से, जिसको मैंने इतना अडॉप्ट कर लिया था कि मैं पहले, खुर्रम भी यहाँ पे बैठे हैं, मैं उर्दू बोल ही नहीं पाती थी, आपको बताऊं। अच्छा। मतलब कि इतनी कम उर्दू बोलती थी। हमारी पूरी फैमिली जो है, ददियाल मेरा पूरा यहाँ है, ओके। और हम सब आपस में मिलते जुलते हैं। और हमारी पंजाबी ऐसी थी कि लोग हैरान होते थे, आप लाहौर से आई हैं? तो मैं कहती थी नहीं, मैं लाहौर से नहीं हूँ, पर क्या एक मोहब्बत थी अपनी बिल्कुल, मादरी बिल्कुल, जुबान। ऐसे ही है। जो भी मादरी जुबान है, आप सिंधी से मिलने, पठान से मिलने, उन्होंने अपने बच्चों को सिखाई होती है। तो बस ये एक्चुअली मुझे बोलनी नहीं आती है क्योंकि बचपन से हमने कभी सुनी नहीं और बोली नहीं। तो थोड़े जब बड़े हुए तो फिर थोड़ी सुनी है, तो समझ में ज़रूर आती है, अगर बोलनी नहीं आती है। और समझ में भी जो बहुत ज़्यादा डीपली है ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं आती है। अच्छा, नहीं हमारी तो नॉर्मल सी वाली, आती है। और वैसे मतलब यूजली लोग मुझे पहचानते ही नहीं, वो कहते हैं आप पठान लगती हैं, या आप मुझे हमें सिंधी लगती हैं, कश्मीरी लगती हैं, ऐसे लगती हैं। तो ज़्यादा लोग ऐसे बोलते हैं। मेरे वर्गा तो लड़ पैंदा अगों, क्यों मतलब सारा कुछ लागनी है, पंजाबी क्यों नहीं लागती? ये नहीं कहा आपने कभी? नहीं वजह, बस ऐसे ही, मतलब देखिए हर किसी की ना लाइक कहते हैं ना कि पहचान होती है। अब हर कोई पहचानता है भी आप हमें ये लग रहे हो। अब हर किसी की अपनी थिंकिंग, अपनी सोच होती है ना। अब उनकी अपनी मर्जी, जो सोच रहे हैं कि मैं ये लग रही हूँ, तो फिर पता नहीं मैं पंजाबी हूँ, वो नहीं, बिल्कुल लगती नहीं है। वे ऑफ टॉकिंग से भी नहीं लगती हैं बिल्कुल भी, तो इसीलिए वो क्योंकि ज़्यादा आप लोग बोलते की हैं। जनरेशन ये है कि आप लोगों ने एजुकेशन हासिल करने के, वहाँ पर आपकी बैठक ऐसे लोगों में होती थी जो उर्दू बोलने वाले थे। और फिर हमारे घर में टाइम भी कभी नहीं इतनी सुनी हाँ। हमने, पेरेंट्स भी हमसे उर्दू में अम्मी बात उस करते समय भी थे। नहीं? नहीं नहीं, ओए है अम्मी- मनते जो गुस्सा चढ़ जाए बच्चों ਨੂੰ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਮੈਂ। नहीं नहीं, अम्मी अब्बू सब हम बच्चों से तो खास तौर यार पर उर्दू अम्मी में ही अब्बू ਨੂੰ बात ਤੇ ਨਹੀਂ करते ਇੰਜ थे। ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। अम्मी अब्बू थोड़ी ਜਿਹੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ बोलते, कुड़ी बोल ते ਲੈਂਦੀ ना, एक जुबान सीख लेंदी। इंग्लिश सीखने के लिए हम बच्चों को भेज देते हैं स्कूल, जाओ दाखिल हो जाओ, इंग्लिश सीख के आ जाओ। और जो हमारी मादरी जुबान है जो हमें सिखानी जी, चाहिए, जी, एक बिल्कुल। इजाफा होता है मतलब लैंग्वेज में। आप ये देखें क्योंकि बहुत मीठी सी, बहुत प्यारी सी है पंजाबी, ऐसा सेम, नहीं है कि वो है, बहुत बिल्कुल अच्छी ऐसे सी ही है। बोलो तो अच्छा लगता है भाई, लाइक जैसे छोटे अल्फाज तुसी की खाओगे, लाइक आओ बैठ जाओ। सीरियस पूछो ना, तुसी तरह की से। खाओगे, फिर मैं दसा मैं की खावां। हाँ तुसी की खाओगे। क्यों करा? सही बात है। तो अगर यही नेचुरल फिल्में बनने लग जाएं, हाँ ये फेक चीजें हटा दी जी। जाएं, हम वो उन एक्टरों को हटा दिए जाएं जो है ही नहीं है फिल्मों जी। वाले, हम नेचुरल लोग लेकर आए जो फिल्म वाले हैं। जी वो एक अलग वो होती थी। आप किसी भी, आप पड़ोसी मुल्क में चले जाएं, जी। आपने वहाँ देखा होगा, जी उनके कभी बहुत मुश्किल किसी एक्टर को मैंने ड्रामे में देखा है, वरना अदरवाइज मैंने नहीं जी, देखा बिल्कुल। कि उनका कोई एक्टर जाकर ड्रामे ऐसे में ही है, काम कर रहा ऐसे। है। मतलब वो एक कैटेगरी, जैसे हम होते ना अमीर, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, जी। ये तीन होते हैं। तो इसी तरह मीडिया में भी फिल्मों का उसका अलग अलग होता था। ऐसे तो आप क्या कहते हैं कि लोगों को क्या आप सोचना चाहिए जो पैसा लगा रहे हैं? अभी आपने पिछले दिनों एक फिल्म देखी होगी, जी। वो खुद ही प्रोड्यूसर थे, खुद ही वो हीरो थे उसमें, मेरे पसंदीदा हीरो हैं, मैं उनको कुछ नहीं कहूँगी। मगर मसला ये है कि उस हीरो की प्रॉब्लम नहीं है जो प्रोड्यूसर है, जी प्रॉब्लम जो आसपास की टीम है ना। जी मैंने ये देखा है कि वो जो टीम होती है वो खाने के चक्कर में, जी ठीक है, ऐसे ही। तो हम खाते हैं, छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद वापस आते हैं शाम की बैठक में आलिया जमशेद आपके साथ और मेरे मेहमान।
वेलकम बैक जी। हम एक बार फिर आ गए हैं शाम की बैठक में, और शाम की बैठक में चाय मिल गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर भाई आपका कि आपने अपने काम में से वक्त निकाल के हमें चाय बना कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि शाम को जब चाय नहीं होती तो फिर कुछ भी नहीं होता। अगर नाल पकौड़े ते चिप्स होंदे तो होर मज़ा आ जाता। खैर जी, इंसान ऐसा है कि वो किसी हाल में भी खुश नहीं होता। पहले चाय को रो रही थी, अब बैठ के पकौड़ों को रो रही थी। अच्छी बात नहीं है। इंसान को जितना मिल जाए उस पर शुक्र अदा करना चाहिए, और मज़ीद दूसरी चीज़ों की ख्वाहिशात अपने दिल के अंदर दबा के रखनी चाहिए कि जब टाइम आएगा वो पूरी हो जाएंगे। हम खुर्रम की तरफ चलते हैं। खुर्रम, हम बात कर रहे थे कि प्रोडक्शन जो है ड्रामों की, वही फिल्में बना रही है जी। मुझे ये लगता है कि इस वजह से हमें ऐसा ही लगता है कि हम पर्दे पे भी ड्रामा ही देख रहे हैं। पहले प्रोडक्शन अलग होती थी फिल्मों की, जैसे हम लाहौर जाते थे, बारी स्टूडियो है, और एक और अभी मैंने नाम लिया था, एवर्न्यू है, काफ़ी है, और एवर्न्यू तो हमारा कराची में भी था। उनकी प्रोडक्शन अलग होती थी। अब ड्रामे वाले ही प्रोडक्शन फिल्म बनाने लग गए हैं, और ड्रामे में आपको पता है बहुत खांचेबाजी है जी। एक्टर अगर आपसे रिक्वायरमेंट करता है कि मैं इतना पर डे लूँगा, जो प्रोड्यूसर होता है उस बेचारे को नहीं पता कि ये कितने पैसे ले रहा है। उधर से भी खांचेबाजी। अब फिल्में जो बन रही हैं उनको देखकर अब लग रहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा खांचेबाजी शुरू हो गई है, क्योंकि वो एक्टर जो अभी ड्रामों में नए नए आते हैं, और आपको पता है कि ड्रामों में काम करना, स्ट्रगल करना, आपने देखा होगा बहुत सारे, और मैंने खुद भी बहुत स्ट्रगल किया है कि कहाँ से हम शुरू होते हैं और फिर कहाँ जाकर पहुँचते हैं। ये जो खांचेबाजी है उसकी वजह से प्रोड्यूसरों की फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। प्रोड्यूसर को कौन समझाएगा जाकर? आप क्या कहते हैं? देखें, प्रोड्यूसर को तो समझने का मौका ही नहीं दे रहे ना। प्रोड्यूसर तो फंसा हुआ है बीच में, क्योंकि ये जो हमने जाली बॉक्स ऑफिस वाली बात की, ये वारदात अकेले नहीं हो सकती। इसमें मीडिया भी शामिल है, प्रोडक्शन हाउसेस के मालिकान भी शामिल हैं, इसमें जो फिल्म मेकर्स जो फिल्में बना रहे हैं वो भी शामिल हैं। तो सारे लोग मिले हुए ना, बहुत बड़ी चेन है, बहुत बड़ी चेन है। तो लिहाजा प्रोड्यूसर को यही दिखाया जाता है कि नहीं जी फिल्म तो कमा रही है। अभी हम लाख बोलते रहें कि जी फ्लॉप है फिल्म, तो आप उनसे बात करें फिल्म वालों से, वो कहेंगे कहाँ फ्लॉप, वो फिर अगली बनाने शुरू हो जाते हैं, वो अगली बनाना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक असल में स्कैम है पाकिस्तान में। सब नहीं कर रहे ऐसा, यकीनन बहुत सारे प्रोफेशनल लोग भी हैं, पर मैंने तो अभी कोई फिल्म नहीं है ऐसी देखी कि जो मैं देखकर कहूँ, जैसे मौला जट आपने कहा, उसमें भी कहीं कहीं मुझे झोल नजर आया। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन उसमें कम से कम ये है कि पैसा लगा नजर आया। ये बात फैक्ट है कि वहाँ पे जो लोकेशंस बनाई गई, 70 करोड़ का बजट था, ठीक है, उस फिल्म का, तो वो 70 करोड़ नजर आए। पर कम से कम ये हुआ, उसमें टेक्निकल वीकनेसेस हैं, एज ए डायरेक्टर उसमें कुछ वीकनेसेस हैं। जैसे किसी एक्टर को, अब मैं जैसे पंजाबी कहती थी कि मैं पंजाबी बहुत ज़्यादा बोलती थी, तो मुझे आपको पता है करैक्टर ही पंजाबी मिलते थे। फिर मैंने अपनी उर्दू को आपको पता है रेडियो से सही किया, फिर मैं उर्दू ड्रामाज में आई। जो स्ट्रगल हमने किए वो अब क्यों नहीं नज़र आ रहा कि लोग कहते हैं कि बस पेलम पाली हो रही है, अब ये एक्टर है, इसका एक्सेंट चाहे पंजाबी है, चाहे सिंधी है, चाहे बलोची है, क्योंकि उर्दू ड्रामों में ख़ास तौर पे एक्सेंट को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी कि वो देखते थे कि इनका एक्सेंट कैसा है, करैक्टर उस हिसाब से मिलता था। असल में हम किस किस चीज़ को रोएंगे? एक्सेंट ख़त्म हो गया, स्क्रिप्ट ख़त्म हो गया, अदाकारी ख़त्म हो गई, सभी कुछ ख़त्म हो गया। अब सिर्फ जो है दिहाड़ियाँ लग रही हैं। पहले कॉज के लिए लोग काम करते थे, पहले लोग ख्वाब देखते थे, मैं ऐसी फिल्म बनाऊंगा, मैं ऐसी फिल्म बनाना चाहूँगा, मैं ऐसी फिल्म में काम करना चाहूँगा या चाहूँगी। लेकिन अब क्या है कि बस पैसे कमाने हैं। पैसे कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसे कमाने के साथ साथ उस फन के जो तकाजे हैं उन्हें पूरा किया जाए, उस पर मेहनत की जाए, मेहनत की जाए। तो बस ये है कि अगर ये एक हीरोइन आ गई तो उसी को उन्होंने हर उसमें पेल देना है, चाहे उसका फेस अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। बिल्कुल, हम क्योंकि बड़ी स्क्रीन पे हर चीज खुलकर आती है, मतलब कि वो पता चलता है कि क्या है। अभी अगर मैं आपको मिसाल दूं, जो दिलजीत दोसांझ है, हमारे पड़ोसी मुल्क के गुलूकार हैं, दुनिया भर में कॉन्सर्ट्स करते। अब उन्होंने एक खालिस्तान तहरीक का पैगाम देना था और फिल्म बैन कर दी इंडिया में। उनकी फिल्म 3 साल तक सेंसर में फंसी रही, फिल्म को निकलने नहीं दिया, फिर उन्हें मजबूरन बगैर अनाउंस किए फिल्म रिलीज करनी पड़ी स्ट्रीमिंग पोर्टल पर। अच्छा, स्ट्रीमिंग पोर्टल पर 24 घंटे में फिल्म उड़ा दी गवर्नमेंट ऑर्डर्स पर। उसके बावजूद वो फिल्म डाउनलोड हुई, फिर मुख्तलिफ यूट्यूब समेत मुख्तलिफ जगह से वो अपलोड हुई, डिलीट होती रही, अपलोड होती रही।
لیکن پوری دنیا میں وہ پیغام پہنچ گیا کیونکہ اچھی چیز اتنا تو بڑا پہنچ جاتی میڈیم ہے اور اتنے اچھے انداز میں بنائی ہوئی فلم. تو لہٰذا فلم کی حساسیت کو سمجھیں, صرف پیسہ کمانے کا ٹول نہ سمجھیں. پیسے تو خود ہی آ جائیں گے, اچھی فلم بنائیں گے تو پیسے خود ہی آ جائیں گے. بالکل یہ کیا کر رہے ہیں, اچھے یہ پیسے کمانے پہ فوکس ہے سارا. اگر یہ اچھی فلم بنانے پہ فوکس کر لیں تو پیسے اس میں مینڈیٹری ہیں. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں کاسٹنگ ڈائریکٹر رہی ہوں ایک ٹائم میں نا. اب مجھے پتا ہے کہ یہ جو ایکٹر ہے اس کو ہم نے کس کریکٹر کے لیے بلایا تھا اور اس کو ہم نے کتنا بجٹ دیا تھا. اب جب ہم ان کو فلموں میں دیکھتے ہیں ہم سوچتے ہیں یار یہ اتنی چیپ فلمیں بنا کر اور لوگوں کو کیا دکھانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں فلم ایک ایسی ہے کہ لوگ امید لگاتے ہیں کہ چلو چھوٹی عید آئے گی, بڑی عید آئے گی, اس میں جا کے ہم سینما میں جائیں گے, ہمیں کوئی اچھی چیز دیکھنے کو ملے گی. مگر وہی آپ کو ٹک ٹاکر نظر آ رہے ہیں, وہی آپ کو چھوٹے چھوٹے ایکٹر نظر آ رہے ہیں. دیکھیں میں ایکٹروں کی برائی نہیں کر رہی ہوں, جو بڑی اسکرین ہوتی ہے اس کے لیے ایک اسپیشل چیز ہوتی ہے. آپ گھر میں جیسے ماں باپ کو عزت دیتے ہیں کہ ان کا اسپیشل رتبہ ہوتا ہے, اسی طرح ہماری میڈیا انڈسٹری میں سب سے جو زیادہ ہے وہ فلم کی انڈسٹری جو ہے وہ بہت اوپر ہے. اس پہ جو ہے نا بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے پاس بہت سارا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں. اگر ہم ہر فلم سے پہلے آڈیشن لیں نئے ٹیلنٹ کا, نئے ہیروئن کا, نئے ہیرو کا, آگے ان کے ماں باپ کا, ہمارے پاس بہت سارا ٹیلنٹ ایسا نکل آئے گا کہ آپ اپنی فلم کو اچھا بنا سکتے. ہاں کچھ آپ فیمس چہرے رکھ لیں. بالکل. میں تو اس میں ایک اور بات کہتا ہوں, بہت زیادہ ہماری پاکستان کی اگر میں بہت زیادہ نہیں ٹاپ یونیورسٹیز نکالوں تو 10 یونیورسٹیز میں سینما فلم پڑھائی جاتی ہے. وہ ہر سال وہاں سے اسٹوڈنٹس نکل رہے ہیں, وہ اپنے اسائنمنٹس بناتے ہیں, یونیورسٹی کے پروجیکٹس بناتے ہیں فلموں کے. اور میں ان فیسٹیولز میں کئی بار جیوری کے طور پہ رہا ہوں, میں نے ان کا کام دیکھا ہے. اتنا نفیس کام ہے. کوئی ایک اسٹوڈنٹ آگے نہیں آیا, آنے نہیں دیتے. سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے کہ نیا ٹیلنٹ اوپر ہی نہیں آ سکتا. وہ بچے کوشش کرتے ہیں, وہ اپنی چیزیں بناتے ہیں, اچھا ان سے آئیڈیاز خرید لیں گے, چیزیں خرید لیں گے, ٹھپا اپنا لگائیں گے. تو ایک پوری مورل اور کلچرل کرپشن ہے بیسیکلی. کون سے سن میں فلم انڈسٹری سٹارٹ ہوئی تھی ہمارے ہاں؟ ہاں جی 1948 میں پہلی فلم آئی تھی تیری یاد. ٹھیک ہے. اور ٹی وی ہمارا بنا آئی تھنک 70s میں 65 68 میں کچھ جا کر وہ بنا تھا ایسے. بالکل, وہ ٹیسٹ ٹرانسمیشن اور پھر اس کے بعد اس ٹائم کے جو ایکٹر ہیں جی آپ ابھی بھی ان کو ٹی وی پہ ویسے ہی دیکھیں گے, آگے ان کی نسلیں بھی ویسے ہی چل رہی ہیں. مطلب وہی چیزیں جو ہے وہ چل رہی. وہ کچھ ایک کمرشل آتا تھا, پرانا جائے گا تو نیا آئے گا نا. تو یہاں پہ پرانے کو ہی ردی مار وہ کرتے ہیں, پھر ان کے بچوں کو ایکٹنگ آتی نہیں ہے, ان کی فیس ایکسپریشن کچھ نہیں ہوتے. وہ نیپوٹزم ہے سارا. لیکن آپ دیکھیے نا حشر دیکھیے کہ ڈرامہ بھی برباد ہوا ہے ایک بار, پھر واپس آیا, اور یہ مجھے لگتا ہے پھر برباد ہوگا, ہونے والا ہے یہ جس طرح سے اب چل رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک دوسرے کی کہانیاں چھاپ رہے ہیں, ایک چینل سے کہانی ہٹ ہو گئی تو دوسرے 3 چینل لگ جاتے ہیں وہی کہانی پہ وہی چلتی ہے. تو یہ کوئی طریقہ ہے؟ ایسے کام ہوتا ہے. پھر اسی طرح فلم انڈسٹری کا دیکھ لیں. میں یہ کہا کرتا ہوں ان کی خوش نصیبی ہے کہ عید پر ان کی فلمیں آتی ہیں اور چوائس نہیں ہے پاکستانیوں کے پاس, تو وہ ان کی فلم دیکھ لیتے ہیں. وہ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے کہ گھر سے نکلنے کے کوئی, اور یہ کہہ رہے ہیں جی ارے کیا ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ لوگ بولتے رہتے ہیں, دیکھیں ہاؤس فل ہے. یہ کہتے ہیں جی فلم نہیں چلتی. ارے وہ ہاؤس فل تمہاری نالائکی کیٹر ہو رہی ہے کہ فیملی کو گھر سے باہر آنا ہے. صرف لوگوں کو ایک انٹرٹینمنٹ کی جگہ چاہیے جو سیف ہو, کیونکہ باہر تو اب سیف نہیں ہے. بالکل. اچھا آپ کی طرف آتے ہیں فوزیہ, آپ سے میں پوچھ رہی تھی کہ آپ نے کچھ اپنے گرین جوس کا کہا تھا, جو میں نے کہا تھا کہ وہ میں پیوں گی تو مجھے پتہ چلے گا. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ آپ بتا رہی تھی کہ وہ بہت فائدہ مند ہے گھریلو عورتوں کے لیے. میں نے آپ کو کہا تھا کوئی ایسی ریسیپی بتائیں جو وہ گھر میں وہ یوز کر سکیں, جو افورڈ نہیں کر پاتے, تو اس کے حساب سے. اچھا جو گرین جوس ہے وہ آپ نے لائک ونس ان اے ویک لینا ہے یا ٹوائس ان اے ویک, جیسے آپ کی چوائس ہو ویسے لے سکتے ہو. ایمٹی اسٹمک لینا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. آپ نے سیلری لینی ہے فرسٹ آف آل, اسپینش لینی ہے. سیلری لینی ہے. سیلری کتوں لبدی ہے, مطلب کیڑی سیلری باجی؟ لائک جیسے ایک ہوتا ہے جیسے دھنیا ہوتا ہے, کورینڈر ہوتا ہے, اس کو دیکھیں آپ کھل کے آئی نا سامنے, تسی بھی سیلری سمجھنا سی. تم نے کہنا تھا اپنے میاں کی سیلری آئے گی تو شاید میں کچھ کر سکوں گی. جی
नहीं, सैलरी होती है, उसको सैलरी ही कहते हैं बेसिकली अच्छा, ना। मुझे भी पता चल गया, मैंने भी तो- सैलरी कहना। और वो ऐसी नॉर्मल जैसे हम धनिया होता है हमारा, उसकी जो डंडियाँ होती हैं उनको थोड़ा आप लंबा कर दें तो वो लंबी होती है वो। अच्छा। ठीक है, तो वो आपने पूरी ही लेनी है, चॉप कर लेनी है। ठीक साथ है, धनिया के पत्ते भी, हाँ हाँ, धनिया के साथ पत्ते ही। भी लेने हैं आपने। अपने और डंडियां मिंट कहीं भी मैंने लेना धनिया है। अंडिया में डाल देना था और डंडियां मैंने खा जानी थी, ये नहीं, करना नहीं, था। पूरा आपने लेना है, धनिया भी लेना है और मिंट भी लेना है आपने, सैलरी लेनी है पूरी, हाफ क्यूकम्बर ले लें और ग्रीन एप्पल ले लीजिए, उसमें स्पेनिश ले लीजिए। ये सब चीज़ें लेके आपने उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। देन उसके बाद आप चाहे तो ऐसे ही कंज्यूम कर सकें, पर उससे पहले वॉश जरूर कर लीजिएगा, हाँ, क्योंकि वॉश वॉश बहुत के अच्छे से बगैर कर कोई लीजिएगा चीज़ नहीं क्योंकि आप ये यूज़ करें। necessary है। हाँ, तो बहुत अच्छे से वॉश करना है इसको। नहीं दे लोग जो है ना आजकल लकीर के फकीर हैं, वो बहुत सारे न्यूज़ आप देखते हैं, वीडियो आती हैं, उन्होंने कहा यूं करना है, यूं करना, अगर नहीं किया तो तुम्हें ये नुकसान होगा, तो वो कहता है नहीं ये यूं ही करना है। तो वो मैंने इसलिए कहा कि धोकर कर लें। वो कहें, वो बाजी ने कहा सी एनजी काट लेना, तो वो वैसे ही वो बना लें, तो उसको वॉश करके आगे फिर ये है कि आपने उसको ब्लेंड करके लेमन स्क्वीज़ कर लेना है और आपने उसके अंदर चाहे तो पिंक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, व्हाटएवर जो आपको पसंद हो सही। अपने टेस्ट के हिसाब से, और फिर आपने डेली बेसिस पे एम्प्टी स्टमक लेना है उसको छान के। और अगर आप जैसे टाइम नहीं है, जैसे वर्किंग वुमेन्स होती हैं, तो वो एक ही दफ़ा ब्लेंड करके क्यूब्स में रख लें, डीप फ्रीजर से निकाल के 2 क्यूब्स प्लेन वाटर में डाल के, देन उसके बाद फिर वो उसको कंज्यूम कर सकते ये हैं। अच्छी बात बताई डेली इन्होंने। बेसिस पे इसके बहुत फ़ायदे हैं। इससे आपकी गट हेल्थ अच्छी होती है, इससे आपका कलर ब्राइटर होता है, आपकी एक्नी काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। ऑल ओवर अगर आपका हेयर फॉलिंग का बहुत ज़्यादा इशू है तो आप उसमें कड़ी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। कड़ी पत्ता, अच्छा। जी, वो डाल के भी ब्लेंड कर सकते हो। मल्टीपल इसके बहुत रीज़न वो हैं, फ़ायदे हैं इसके। इसके अलावा अगर आप कोई लाइक जैसे कि वो होता है बेसन होता है, उसको आप उससे वॉश कर सकते हैं फेस को। मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन एंड द एंड ये होता है, मैं आपको ऑनेस्ट बताऊं कि आप घर में जितनी भी होम रेमेडीज़ कर लेते हैं ना, लेकिन एक जब जो तक आप जाते नहीं है एग्जैक्टली ट्रीटमेंट करवाने। देखिए, हाँ, हमारे जो पोर्स होते हैं ना वो क्लॉग्ड हो चुके होते हैं। अब एक रूम है, अब उसका बिल्कुल बंद है, उसके अंदर जाने का रास्ता नहीं है, तो कैसे वो खुलेगा। सही। इसी तरह हमारी स्किन है, इसके पोर्स क्लॉग्ड हो जाते हैं। जब तक ये क्लीन नहीं होंगे, डीप क्लीन नहीं होंगे, जब तक आपकी स्किन कैसे अच्छी लगेगी। कि स्किन को भी ऑक्सीजन की नीड होती है ना, हम हाईली फ्रिक्वेंसी रेकमेंड करते हैं, उसमें नियॉन गैस होती है जो कि आपके पोर्स को क्लीन करती है, ब्राइटर करती है, इवन टोन करती है, हेल्दी करती है आपके स्किन को। तो ये हमारी आजकल 90% लोगों को ट्रीटमेंट्स की नीड होती है। ठीक है, अब आप होम रेमेडीज कर भी लेते हो तो उसके रिजल्ट्स वो आते हैं, पर वो वैसे नहीं। हाँ। एग्जैक्टली जो आपको, अच्छा आजकल लोगों को वेट नहीं है, पेशेंस नहीं है, वो चाहते हैं हम आज ट्रीटमेंट करवा के गए तो बस हम कल हम शाइन करने लग जाएं। तो ऐसा नहीं होम रेमेडी से भी नहीं होता, और ऐसा ट्रीटमेंट से होता भी तो 50% होता है। सही। अब आज कोई ट्रीटमेंट करवा के गया है तो 2 दिन वेट करेगा तो डेफिनेटली वो अचीव करेगा अपनी वो चीज़, क्योंकि ब्राइड भी जब तैयार होनी होती है तो उसको कहते हैं कि 2 दिन पहले फेशियल करवाएं, उसका रिजल्ट जो आएगा 2 दिन बाद आएगा। मगर हमारे इस प्रोग्राम का थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे, फिर हम इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। आलिया जमशेद नहीं, शाम की बैठक में आपके साथ। वेलकम बैक जी, हम वापस आ चुके हैं और इस बार हम आए हैं जाने के लिए, क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त होता है। अच्छा वक्त भी जो है वो भी थोड़ा होता है, बुरा वक्त भी थोड़ा होता है। वैसे कहते हैं कि अच्छा वक्त थोड़ा इसलिए लगता है क्योंकि वो अच्छा वक्त होता है, और थोड़ा वक्त लंबा इसलिए लगता है कि वो बुरा वक्त होता है। और बुरी चीज़ जो आपको लगता है बहुत लेंथी है, और बुराई भी जो है वो बहुत लंबी होती है, मतलब कि बुराई फैलने में बहुत कम वक्त लेती है और वो फैल जाती है। कटता ही नहीं है बुरा वक्त, है ना, और अच्छा वक्त रुकता नहीं है। अच्छा होता टाइम वही है। हाँ। पर क्या कि हमारी फीलिंग ऐसी होती है कि हमें बुरा वक्त जो है ना बहुत लंबा लगता है। अल्लाह रहम करे, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है और आप उसके साथ रात गुजारने गए कि जी हम आज यहाँ पर रुकेंगे, वो रात आपको ऐसे लगेगा क्या रात बन जाती है, बहुत लंबी लगती है। हाँ, ऐसा लगता है कभी खत्म ही नहीं होगी। तो वो हमारी सोच होती है कि बुरा वक्त जो है वो बहुत लंबा होता है और खुशी का वक्त जो है वो बहुत कम है। और खुशी का वक्त मैं ये कहूँगी कि सिर्फ हम अपनी खुशियाँ खुद चुन सकते हैं जी। हम अपनी खुशियों को खुश बना सकते हैं। जी। जैसे आपने पूछा कि आप शो के बाद क्या करती हैं, तो मैंने आपको बताया कि मैं यूं करती हूँ, यूं करती हूँ, ये काम करती हूँ।
क्या कि वो मैं अपनी खुशियाँ खुद ढूंढती हूँ। ऐसा ही है। आपको लोग जितना भी तकलीफ देना चाहें, परेशान करना चाहें, मगर आपने उनको एक साइड पर रख के थोड़ी देर आप डिसहार्ट ज़रूर होते हैं, पर उसके बाद आप नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। उसका जवाब ही यही है कि आप खुश रहें, उनकी सज़ा यही है। अच्छा, सजा क्या नहीं, मैं कहती हूँ नेचुरल खुश हो। एक तो होता है दिखावे का खुश होना, वो नहीं, नहीं आप genuine, नेचुरल, हाँ, अंदर से। आपकी खुशी जो है ना वो आपका फेस बताएगा कि आप नेचुरल खुश हैं। तो ये वाली चीज़ है। मैं ये भी कहा करता हूँ कि जब आप 2-3 चीज़ें छोटी मोटी कर लें ना तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। एक तो आप लम्हा मौजूद में रहना शुरू करें, तो पास्ट की जो डैमेजेस हैं वो तंग करना छोड़ देंगे, फ्यूचर का खौफ तंग करना छोड़ देगा। लम्हा मौजूद में रहें, तवक्कल रखें उस ज़ात पर, मेहनत करते रहें बेशक, और सादा रहें, किसी रेस में ना पड़े, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी और आप खुश रहेंगे। आपको लगता है मैं इस हेल्थ में किसी से रेस कर सकती हूँ? मैं कर ही नहीं सकती क्योंकि मुझे पता है मैंने हार जाना है, तो मैं हारती नहीं हूँ, खड़ी ज़रूर होती हूँ। मतलब कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में अच्छे भी होते हैं, कोई बुरे भी होते हैं, क्योंकि कहते हैं हर इंसान कोई ना कोई सबक देता है जी। अच्छा इंसान भी आपको सबक देता है, बुरा इंसान भी आपको सबक देता है, बेशक। और जो बुरा इंसान सबक देता है ना, उससे आप बहुत स्ट्रांग होते हैं। आपको पता है, आप और उससे मजबूत होकर खड़े होते हैं कि मैं हूँ पंजाबी गया होना, मैं पता नहीं की कह जाना सी, तो फिर मैं ऐसे होता है हंसी ना लड़की हंसी ते फंसी। अच्छा अच्छा मौजिया, 1 घंटे का शो होता है और 1 घंटे में हम इतनी बातें कर सकते थे। तो अच्छा, कोई और ऐसी बात बताएं कि जो, अब आपने कहा कि जी क्लिनिक पे आना बहुत ज़रूरी है, और ये बात फैक्ट है, मगर कुछ ब्यूटिशियन ऐसी हैं या कुछ आपके जैसे स्पेशलिस्ट ऐसी हैं जो बग़ैर डिग्री लिए पहुंच गई हैं। अब जैसे कुछ लोगों का फेस ऐसा होता है कि ये जो पोर्ट्स होते हैं वो उनको नहीं सूट करते, मुझे नहीं सूट करते। मैं फेशियल अगर करवाऊं तो ये जो पोर्ट्स की गर्मी है वो मेरे स्किन पे एलर्जी कर देती है। तो इसके लिए क्या, कि मतलब इसकी भी ट्रेनिंग होती है, कि ट्रेनिंग होनी चाहिए? अच्छा देखिए, जब हम ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को, लाइक अगर हम एडवांस हाइड्रा फेशियल या नॉर्मल हाइड्रा फेशियल देते हैं, अच्छा हाइड्रा फेशियल जो है वो ऐसा नहीं आपने एक दफ़ा कराया तो पूरा साल चलेगा, वो फॉर दी मेंटेनेंस होता है। वो स्किन को डीप हाइड्रेट, डीप मॉइस्चराइज, क्लॉग पोर्स को क्लीन करता है। लेकिन बेसिकली हर किसी का जो हैंड्स वो होती है ना रिफ्लेक्शन, लाइक किसी का वार्म होते हैं, किसी के कोल्ड होते हैं, तो वो हर किसी को सूट नहीं करते। अब आपके जो फिंगर टिप्स हैं इससे ही आपने जेंटली मसाज करना है, और प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा जो है ना मैटर करता है आप क्या यूज़ कर रहे हो स्किन के अकॉर्डिंग। वो बहुत अगर एग्जैक्टली अगर सेंसिटिव स्किन है तो उसके अकॉर्डिंग ही यूज़ होगा, अगर एक्ने प्रॉन है तो उसके अकॉर्डिंग होगा। हाँ, अगर एंटी एजिंग स्किन है तो फिर वार्म हैंड जो होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से अगर मसाज करते हैं तो स्किन लिफ्ट हो जाती है, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा, मुझे ऐसे हाइड्रा जो था वो मुझे बहुत सूट किया, क्योंकि मैंने बताया कि मैं ये फिंगर से नहीं करवा सकती, वो मुझे बहुत तकलीफ देता है और मैं ज़्यादा देर तक करवा ही नहीं सकती। जैसे उनके मिनट होते हैं कि जी आपका फेशियल इतने मिनट तक आपकी मसाज होनी चाहिए, वो मैं नहीं सूट करता। तो मुझे हाइड्रा फेशियल जो था वो बहुत सूट किया था। तो मसाज ना लें, वैसे भी हाइड्रा फेशियल में इतने अच्छे प्रॉप्स आ चुके हैं कि वो आपकी स्किन वैसे ही लिफ्ट कर देता है, टाइटन अप कर देता है, पोर श्रिंक कर देता है, स्किन को ब्राइट करता है, इवन टोन करता है। अगर आप नहीं भी पसंद करती हैं कि भाई आपकी लाइक मसाज हो या हैंड्स आपके यूज़ हों, तो आप वैसे मशीन्स इतनी एडवांस आ चुकी हैं अब तो मशीन के थ्रू ही सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो उसमें फिर आपकी स्किन अच्छी हो जाती है और आपकी स्किन फिर सेफ भी रहती है अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो। अच्छा, हर औरत अपने फेस की तरफ ज़्यादा तवज्जो देती है, मेरा फेस अच्छा लगे, जबकि ज़्यादातर मैंने ये सुना है कि औरतों के हाथ और पाँव जो हैं वो आपको प्रेजेंट कर रहे होते हैं लोगों के सामने। हम किसी महफिल में जाते हैं तो सबसे पहले नज़र आपके पैरों पे पड़ती है। ये हमने कभी नहीं सोचा, हम हमेशा अपना फेस चमका कर चले जाते हैं और पैरों पे हम तवज्जो नहीं देते। इसके बारे में आप बताएं कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है मैडिक्योर और पेडिक्योर? हाँ बिल्कुल, मैनिक्योर पेडिक्योर ज़रूरी है। एंड आप घर में भी अपनी यानी कि देखिए मॉइस्चराइज़ करें जितना हो सकता है। अब ऐसा नहीं, आजकल बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं है कि गर्मियाँ हैं तो हम मॉइस्चराइज़ नहीं कर सकते, नहीं। अगर आप गर्मियाँ हैं तो उसके अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र लें, सर्दियाँ हैं तो उसके अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र वैसलीन यूज़ करें, स्क्रबिंग करें अपने पाँव की, ठीक है। उसके साथ आप मॉइस्चराइज़ रखें। और आज तो बहुत सारी ऐसी क्रीम्स आ चुकी हैं जो फुट्स पर लगाती हैं, तो उससे आपके जो पिगमेंटेशन है, पिगमेंटेड है तो वो क्योर हो जाता है। तो मैनिक्योर पेडिक्योर भी ले सकते हैं।
لیکن یہ کہ یہ دیکھیں مسٹ ہے. میں ہاں، بالکل. گھر والی عورتوں کے لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ ان کو اس چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ جب بھی اپنے لیے ٹائم ضرور نکالنا چاہیے انسان کو. 24 گھنٹوں میں اپنا ایک آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جس میں آپ کو واک ضروری ہے, آپ کے اپنے دماغ کو فریش رکھنے کے لیے آپ اپنے ان چیزوں کی طرف توجہ دیں کہ میں اپنے آپ کو اچھی کب لگوں گی. دوسروں کو تو اچھا انسان بننے کے لیے کرتا ہی ہے, پر انسان اس کو سے کافی ریلیکس ہو جاتا ہے. اگر آپ مینیکیور پیڈیکیور بھی لیتے ہو تو آپ کو کافی ریلیکس ہوتا ہے اس سے, دماغی سکون ملتا ہے کچھ. ایگزیکٹلی, بالکل. اچھا, ابھی بات ہم کر رہے تھے حسد کی اور جلن کی اور اس کی. یہ آپ کو پتہ ہے فیس پہ زیادہ نمایاں ہوتے ہیں. جب بھی آپ کسی کو پریشان دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے اس کو مینٹلی کوئی پریشانی چل رہی ہے جس کی وجہ سے اس کے فیس پہ آ گیا. تو اس حوالے سے بھی آپ کچھ ٹریٹمنٹ بتا سکتی ہیں؟ ہاں بالکل. دیکھیں حسد اور جلن یہ سب چیزیں تو دیکھیں یہ تو عام فیکٹ ہے, یہ تو عام ہو گئی یہ ہے, تو کامن ہو گیا ہے نا. اس کو اس سے جلن ہے, اس کو اس سے حسد ہے. آج کل کا یہ کہ یہ مجھ سے آگے کیوں ہے, یا پھر اگر اس کو یہ چیز مل رہی ہے تو پھر اس کو کیوں مل رہی ہے. لیکن اس کا یہی ہے کہ مطلب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب کو دینا ہے اپنے حساب سے. ڈسٹریبیوٹر تو اللہ تعالیٰ کریشن وہ ہے, وہ سب کو دیتے ہیں اپنے حساب سے, ٹھیک ہے. ہم اس میں یہ نہیں کہہ سکتے میں آپ کے نصیب کا نہیں لے سکتی, آپ میرے نصیب کا نہیں چھین سکتے ہو. آپ کے جو نصیب کا آپ کو مل کے رہنا ہے اور میرے نصیب کا مجھے مل کر رہے گا. اچھا, میں ایک اور بات بھی کہتی ہوں فوزیہ, یہ تو ٹھیک ہے پر اللہ تعالیٰ بھی نا آپ کی تڑپ کو دیکھتا ہے, آپ کی طلب کو دیکھتا ہے کہ آپ کس چیز کے لیے زیادہ بے چین ہیں, اور اللہ تعالیٰ پھر وہ آپ کو چیز دیتا ہے. بعض جگہ پر میرے گھر والے یہی کہتے ہیں آپ بہت زیادہ سوچتی ہیں, آپ کے سوچنے سے کیا چیز چینج ہو جائے گی. میں نے کہا جب اللہ تعالیٰ مطلب کوئی دکھاوا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دکھا رہے ہیں. میں ان کو کہتی ہوں کہ جب تک میں ایک چیز کے لیے تڑپوں گی نہیں, میں بے چین نہیں ہوں گی, تو اللہ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو یہ چیز چاہیے. وہ تو پھر ایک نارمل طریقے سے پھر وہ تو چلا گیا نا. تو میرے اندر یہ چیز ہے کہ میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہوں, پریشان ہو جاتی ہوں کہ نہیں مجھے یہ چیز حاصل کرنی ہے, مطلب غلط اس میں نہیں, اچھے طریقے سے حاصل کرنی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بھی تو کہا ہے کہ کوشش کرو, ٹھیک ہے, دینے والا میں ہوں. آپ کو جو چیز چاہیے آپ اس کی کوشش کرو, لگے رہو کوشش میں, لیکن دینا اللہ تعالیٰ نے ہے اور ایک وقت مقرر ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس وقت ہی آپ کو دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ وقت سے پہلے کوئی چیز مل جاتی, نہیں. آپ کو ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا, میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ لائف میں جب کوئی اسٹرگل آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی ایسی چیز آتی ہے, تو آپ اس وقت بالکل پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں. قرآن میں ہی ہے کہ انسان بڑا بے صبرا ہے اور ناشکرا ہے, ٹھیک ہے. تو صبر نہیں اس کے اندر, لیکن یہ کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے, شکر کرنا چاہیے, پھر ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازتے ہیں, تھوڑا دیر سے صحیح مگر نوازتے ہیں. اور ایک اور چیز ایڈ کروں گی کہ اگر جو لوگ جلتے بھی ہیں, جن لوگ کو حسد بھی ہوتی ہے, وہ کرتے رہیں جو کر رہے ہیں, لیکن جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے نا, بلیو کچھ بھی نہیں ہوگا, بلیو می. اور نہیں یہ جو آج کل جادو ٹونوں کا آپ لوگ بہت سن رہے ہوں, یہ بات تو فیکٹ ہے نا, یہ تو قرآن میں بھی ہے کہ جادو, بالکل جادو ہوتا ہے, ٹونا ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. دیکھیں ہر چیز ہوتی ہے. اگر آپ کے اوپر جادو کیا ہے کسی نے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی تو ہو جائے گا, نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا. وہ آپ کی کچھ ٹائم کے لیے, جیسے اب قرآن میں کہا کہ ہمارے حضور پاک پر بھی ہوا, جی ہوا, بالکل ہوا. تو مجھے وہاں پہ تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ جب ان پر ہوا تو پھر ہم تو عام انسان ہیں, تو ہو جاتا ہے. آج کل یہی تو چل رہا ہے. تو میرا دل ہے خرم, ایک دن ہم ایک شو کریں گے, ہم لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ جو ہم اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں, جی دنیا تو خراب کرتے ہی ہیں, ہم کسی کے لیے برا سوچ رہے ہوتے ہیں, ہم اس کے لیے برے تعویذ لے رہے ہیں یا برا چیز کر رہے ہیں, ویسے ہی ہم اندر سے تو گئے نا, مر گئے. آپ کے اندر رہے گا کہ ہم فلاں کے لیے غلط کام کر رہے ہیں, ہم فلاں کے لیے کھڈا کھود رہے ہیں, اندر سے کچوکے لگتے رہیں گے, وہ تو لگتے رہے, پر آپ کی آخرت جو ہے وہ بھی گئی. اور میں نے بہت سارے لوگوں کو, آپ کو میں بتاؤں, میں نے میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے, میں نے خود دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو جو تعویذ گنڈے کرتے تھے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ان کی حالت ایسی دیکھی ہے میں نے, شکلیں توبہ استغفار, کہ ان کی شکلیں کالی سیاہ ہو گئیں. تو دیکھیں یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی غلط کام کرتا ہے نا, گناہ کرتا بھی ہے, تو اللہ نے اس کی جو ڈور ہوتی ہے نا ڈھیلی چھوڑ دی کہ چلو تم کر لو, اب وہ کر لے گا. آپ یہ بتائیں وہ کتنا ہی آپ کا برا کر لے گا,
کتنا ہی کر لے گا، اپنے آپ کو کتنی خوشی پہنچا لے گا، لیکن ایک وقت میں جب اللہ تعالیٰ اس کی ڈور کھینچے گا تو اس کو پتہ چلے گا نا کہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا. میرے خیال لوگ بھول جاتے ہیں، اپنی آخرت بھول جاتے ہیں، ایسے ہی جو کر رہے ہوتے ہیں اور جو کروا رہے ہوتے ہیں اور جو کر رہے ہوتے ہیں دونوں ہی بھول جاتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ کالا جادو اور یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، ان کی آخرت بہت بری ہے. تو انسان بھول جاتا ہے کہ میری آخرت کیا ہوگی یار، دنیا میں تو آپ اچھا کر جاؤ. بالکل، اور ان کی زندگی سے، اپنی زندگی سے بھی سکون چلا جاتا ہے، ایسا ہی ہے، وہ اطمینان ختم ہو جاتا ہے. خوشی ہنسی ہوتی نہیں ان کے فیس پہ. میں نے دیکھا ہے اپنی لائف میں، دیکھا ہے کہ وہ لوگ ہنستے ہی نہیں ہیں، ان کی ہنسی بھی فیک لگ رہی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں یار یہ کتنا فیک ہنس رہا ہے، کیونکہ وہ اندر سے مطمئن نہیں ہے. اس کو پتا ہے کہ میں ایک غلط کام کر رہا ہوں، یہ میرے لیے، میں دوسرے کے لیے کر رہا ہوں، پر اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میں واقعی غلط کام کر رہا ہوں. میرا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور وہ میرے لیے کیا سوچ رہا ہوگا. مگر انسان جو ہے اس چیز کو درست نہیں کرتا. اگر آپ ایک چھوٹی سی، آپ کو چھوٹی تو نہیں بہت بڑی مثال ہے یہ، آپ یہ دیکھیں کہ لائک جیسے ہمارے پیغمبر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جو آل اولاد تھی، ٹھیک ہے، ان کو شہید کیا گیا کربلا کے واقعے میں، ٹھیک ہے. اب ان کو شہید کر دیا گیا، ان سب نے اپنی جانیں دے دی، لیکن جس نے لی جان آج اس کو کتنا یاد کیا جاتا ہے، اور جو شہید ہوئے ان کو کتنا، پوری دنیا انہی کا نام لیتی ہے. بہت بڑی مثالیں ہیں یہ. تو اسی طریقے سے ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے نا انسان، تو ہم تو 5 وقت کی نماز ہی پوری نہیں پڑھ پاتے، لیکن اور لوگوں کو بیٹھ کے بڑے فتوے دیتے ہیں. ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں. بے شک ایسے میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ کوئی کتنا ہی آپ سے برا کر لیتا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ جب تک نہیں چاہتے، بلیو کرے عالیہ، نہیں ہوتا. اگر ہو رہا ہوتا ہے نا تو اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوتی ہے، لیکن اللہ پھر بھی آپ کو راحت ضرور دیتے. آپ 2 دن پہلے کا بھی آپ کو پتا ہوگا میرے ساتھ جس طرح میں ڈسارٹ تھی. جی. اچھا، مجھے نہیں پتا کچھ تھا، کچھ ہوا، کچھ تھا. پر اچھے لوگ جب ساتھ ہوتے ہیں تو بہت سارے اچھے لوگ میرے ساتھ تھے. خاص طور پہ بشرا کا نام لوں گی، عدنان کا، اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے مجھے اسٹرانگ کیا کہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے بیٹھی ہوں. میں خرم آپ سے بھی آخری میسج لینا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو کیا دینا چاہیں گے؟ بس خوش رہیں، بالکل سچ مچ میں خوش، اور سادگی میں رہیں گے، کسی مقابلے میں نہیں پڑیں گے، توکل رکھیں گے اور محنت کرتے رہیں گے تو خوشی بھی ملتی رہے گی. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کا بھی آخری میسج ماشاءاللہ سے بہت اچھا تھا. پروگرام کا وقت ہوا جاتا ہے ختم، اور انشاءاللہ تعالیٰ پیر سے جمعے کو ہم آپ لوگوں سے ملا کریں گے 5 سے 6، کیونکہ اب ہم شام کی بیٹھک میں آ گئے ہیں. اور کوشش کروں گی کہ اس کو بھی بہتر سے بہتر لے کر چلوں، کیونکہ میری کوشش یہی رہتی ہے کہ میں اپنے کام کی طرف توجہ دوں، میں دوسروں کی طرف توجہ دینا چھوڑ دوں. مجھے دوسروں سے کوئی کام نہیں ہے، مجھے اپنے کام کو پرفیکٹ بنانا ہے. جب ہم اپنے کام کو پرفیکٹ نہیں بنائیں گے تو ہم دوسروں سے کیا مقابلہ کریں گے؟ مقابلہ تو کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی پلیٹ فارم پر اگر چل رہے ہیں تو ہم سب ایک ہوتے ہیں. خرم کو پتہ ہے ہم جب آرجے تھے ہم نے کبھی ایک دوسرے سے جیلسی نہیں کی ہے. ہم سب اپنے اپنے شوز کرتے تھے اور ایک دوسرے کا ویٹ کرتے تھے کہ اب اس کے بعد یہ آرجے آئے گا، ہم بیٹھیں گے، مل جل کر بات کریں گے، تو ہمارا بڑا اچھا ماحول ہوتا تھا. مگر اب جس دنیا میں ہم آ گئے، اب جو لوگ ہو گئے ہیں ان لوگوں سے مل کر بھی دکھ ہوتا ہے اور ان کا سامنا کرنا بھی برا لگ رہا ہوتا ہے. میری کوشش ہوتی ہے خاموش ہو جاؤں، ان کا سامنا نہیں کروں، مگر صرف اتنا کہوں گی کہ کسی کو گرانے سے پہلے اپنے گرنے کا وقت یاد کر لیں کہ آج تو ہم اس کو گرا رہے ہیں، کل ہمارا بھی وقت آئے گا. اور کیونکہ جب آپ اس پہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ اپنا حساب خود لیتا ہے. اپنے پروگرام سے چاہوں گی اجازت اس دعا کے ساتھ کہ جی جہاں رہیں خوش رہیں، اپنے سے زیادہ اپنوں کا خیال رکھیں. مجھے دیں اجازت.